यूट्यूब चैनल डॉक्ट्राइन ऑफ लॉ पर आपको खुशामदीद। इस मुख्तसर सी वीडियो के ज़रिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को समझने की कोशिश करते हैं रिसर्च के साथ। मेरा नाम है औरंगज़ेब और इस वीडियो को आर्टिकल 5 से स्टार्ट करते हैं और आपको खुशामदीद डॉक्ट्राइन ऑफ लॉ यूट्यूब चैनल पर। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बराए मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो, ताकि आपको कानून के मुतालिक मज़ीद वीडियोज़ मौसूल होती रहें जो कि पहले से मौजूद हैं और आने वाली। मेरा ये यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज डॉक्ट्राइन ऑफ लॉ बनाने का मकसद कि आम आदमी या एक शागिर्द या जो कोई भी इस वक्त वीडियो देख रहा है उसको कानून के मुतालिक आगाही फराम करना, इल्म रोशनास करना और अदालती उमूर और हमारे यहाँ पाकिस्तान में मौजूद निज़ाम इंसाफ के मुतालिक रहनुमाई फराम करना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आर्टिकल 5 से लॉयल्टी टू स्टेट एंड ओबीडियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। लॉयल्टी टू स्टेट मतलब रियासत के साथ वफादारी, एंड ओबीडियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन आइन की फरमाबरदारी, एंड लॉ और कानून। अब यहाँ आते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ में अगर हम डिफरेंस के मुतालिक बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन एक पार्लियामेंट की जानिब से सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड बनाया गया है जिसके तहत सारे इदारे अपने आइनी हुदूद में रहते हुए काम करेंगे। लॉ एक कोई भी कानून, चाहे वो कॉमन लॉ, पर्सनल या स्पेशल लॉ हो, जिसको बाद में फिर पार्लियामेंट की जानिब से आईने पाकिस्तान को मद्देनज़र रखते हुए कानून बनाया गया हो। स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 5 के सब आर्टिकल 1। लॉयल्टी टू द स्टेट इज़ द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न। रियासत के साथ वफादारी हर एक शहरी की बुनियादी ज़िम्मेदारी है। अब बुनियादी ज़िम्मेदारी लॉयल्टी टू स्टेट की क्या है कि सबसे पहले हर शहरी जो कि रियासत पाकिस्तान में, चाहे वो पाकिस्तान रियासत का शहरी हो या बाहर का हो, लेकिन मौजूद हो रियासत पाकिस्तान में, तो उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि रियासत के साथ वफादारी करे। वफादारी किस सूरत में? ये बहुत सी सूरत में हो सकती है, जैसे कानून की हुक्मरानी को तस्लीम करना, कानून पर अमल दरामद करना। अब इसमें छोटा सा आपको एक बिल्कुल ही मुख्तसर मिसाल देना चाहूँगा कि इलेक्शन जब कंडक्ट किए जाएँ रियासत की जानिब से, मतलब पाकिस्तान में अगर इलेक्शन का एक प्रोसीजर एडॉप्ट किया जाता है तो फिर एक आम शहरी का बुनियादी फ़र्ज़ है कि वो जाकर इलेक्शन में हिस्सा ले और अपना वोट या जो आप उसकी ज़िम्मेदारी बनती है तो उसके मुतालिक वो बाकायदा कानून को मद्देनज़र रखते हुए और अपने वोट का इस्तेमाल करे ताकि सही इंतखाब हो सके, सही पोस्ट या फिर कानून साज असेंबली या किसी भी ओहदे के लिए। आर्टिकल 5 सब आर्टिकल 2 ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, आइन का एहतराम, एंड लॉ इज़ द इनवायोलेबल ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी सिटीज़न। आइन पाकिस्तान और कानून की ज़िम्मेदारी को बखूबी निभाना हर शहरी का ना ख़त्म होने वाला, वेयर एवर ही में भी, चाहे वो किसी भी जगह हो पाकिस्तान में, एंड ऑफ एवरी अदर पर्सन फॉर द टाइमिंग विद इन पाकिस्तान, या फिर चाहे कोई भी शख्स रियासत पाकिस्तान में अगर मौजूद हो तो उसकी ये ज़िम्मेदारी है और कानून पर अमल दरामद करना उसका फ़र्ज़ है। आर्टिकल 5 अगर इसको हम मज़ीद रिसर्च करेंगे तो हमें बाकायदा इसमें काफ़ी मिसालें और एक बेहतरीन रिसर्च के साथ समझने का मौका या फिर मौके मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको मज़ीद एग्जांपल्स के साथ क्लियर करूं तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मैं आपकी रहनुमाई कर सकूं। इस वीडियो को हमें मुख्तसर करना है तो बढ़ते हैं आगे। आर्टिकल 6 हाई ट्रीज़न। हाई ट्रीज़न मतलब बगावत या फिर गद्दारी। सब आर्टिकल 6 एनी पर्सन हु एब्रोगेट्स, कोई भी शख्स फाड़ता है और सबवर्ट्स या फिर ख़त्म कर देता है, और सस्पेंड्स या फिर अमल दरामद को रोक देता है, और होल्ड इन एबेयंस या फिर उसका अमल दरामद पीठ पीछे फेंक देता है, और अटेम्प्ट्स या इस तरह की कोशिश करता है, और कंस्पायर्स टू एब्रोगेट या फिर इस तरह की कोई कोशिश करता है, और सबवर्ट और सस्पेंड और होल्ड इन अबेयंस द कॉन्स्टिट्यूशन, आइन को, बाय यूज़ ऑफ फोर्स, ताकत के इस्तेमाल से, और शो ऑफ फोर्स या फिर ताकत का मुजाहरा करते हुए, और बाय एनी अदर अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स या फिर इस तरह के किसी भी गैर कानूनी गैर आइनी इकदाम से,
मीन्स शैल बी गिल्टी ऑफ हाई ट्रीजन। तो ऐसे शख्स के खिलाफ बगावत का या फिर गद्दारी का मुकदमा या फिर जुर्म साबित होगा। सब आर्टिकल 2, एनी पर्सन एडिंग, कोई भी शख्स मदद फराहम करता हो, आर अबेटिंग या इस तरह के इक़दाम करता हो, आर कोलेबरेटिंग द एक्ट्स मेंशन्ड इन क्लॉज 1, या उसमें तावन करता हो या तावन कर रहा हो, 1 शैल लाइक बी गिल्टी ऑफ हाई ट्रीजन। तो इस तरह का कोई भी शख्स गद्दारी का मुरतकब होगा या फिर बगावत का मुरतकब होगा। अब बढ़ते हैं आगे मज़ीद। सब आर्टिकल 2A, एन एक्ट ऑफ हाई ट्रीजन, गद्दारी या बगावत का जो अमल या तरीक़ेकार है, मेंशन्ड इन क्लॉज 1, जो कि क्लॉज 1 या 2 में बताया गया है, शैल नॉट बी वैलिडेटेड बाय एनी कोर्ट, इस पर सब्त मोहर नहीं होगी या फिर अदालत इसको सही करार नहीं देगी, इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, चाहे वो कोई भी अदालत हो। तो हाई ट्रीजन मतलब गद्दारी बगावत को बिल्कुल भी सही तस्वुर नहीं करेगी या फिर उसकी हिमायत नहीं करेगी। सब आर्टिकल 3, मजलिस शूरा पार्लियामेंट शैल बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द पनिशमेंट ऑफ पर्सन्स फाउंड गिल्टी ऑफ हाई ट्रीजन। पार्लियामेंट मतलब कानून साज असेंबली की जानिब से तयन किया जाएगा कि अगर कोई भी शख्स गद्दारी का मुरतकब होता है तो उसको सज़ा किस तरीके या किस कानून या कौन सी सज़ा दी जाएगी। तो ये बिल्कुल एक सिंपल एक आर्टिकल है। इसके तहत अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आइन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो फिर उसके खिलाफ हाई ट्रीजन मतलब बगावत का मुकदमा होगा या फिर गद्दारी का। बढ़ते हैं आगे पार्ट 2, फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, बुनियादी हुकूक और पॉलिसी रियासत की। आर्टिकल 7, डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, रियासत की वजाहत की गई है कि इन दिस पार्ट, इस हिस्से में, अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, कि जब तक मुतालबा नहीं होता या फिर ज़रूरत नहीं होती, द स्टेट मीन्स द, रियासत के माना होंगे वफाकी हुकूमत, मजलिस शूरा पार्लियामेंट, प्रोविंशियल असेंबली सूबाई हुकूमत, प्रोविंशियल असेंबली गवर्नमेंट, प्रोविंशियल असेंबली सूबाई हुकूमत और सूबाई असेंबली, एंड सच लोकल और अदर अथॉरिटीज़ इन पाकिस्तान, और इस तरह की कोई भी बुनियादी अख्तियारात रखने वाली रियासत पाकिस्तान में कोई भी ऐसी शख्सियत हो या इदारा हो, एज आर बाय लॉ एम्पावर टू इम्पोज एनी टैक्स आर सेज, जो कि अख्तियार रखता हो या फिर जिसके पास अख्तियार हो टैक्स लगाने का या सेज इस तरह की कोई भी। अब यहाँ पर स्टेट का मतलब रियासत का तयन किया गया है कि रियासत के माना क्या होंगी। अब रियासत के माना यहाँ पर आप देख सकते हैं बयान की गई हैं कि कोई भी इदारा या शख्स, बल्कि शख्सियत से बेहतर रहेगा कि किसी भी इदारे को कहा जाए जो कि सूबाई या वफाकी हुकूमत हो, कानून साज असेंबली हो, तो उसको रियासत तस्वुर किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे और चैप्टर 1, फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हुकूक। अब यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से शुरू होती है एक बाकायदा रिसर्च हमारी, जिस पर हमें बेहद इंतहाई काबिल गौर स्टडी करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी के ही तहत हमारे यहाँ पाकिस्तान में अदालतें अपने काम करती हैं। आर्टिकल 8 मैं आपको बताता चलूँ कि रिसेंटली मैंने एक कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन फाइल की थी 1177 ऑफ 2023 11/77/2023 की, जिसमें जस्टिस इकबाल मोहम्मद कलोड़ो साहब की जानिब से फैसला सादर फरमाया गया, स्टे ऑर्डर मतलब एक प्रोहिबिशन आर्डर जारी किया गया अदालत की जानिब से, जिसमें इज़्ज़त माब जस्टिस इकबाल कलोड़ो साहब की जानिब से आर्टिकल 4, आर्टिकल 8 और मज़ीद आर्टिकल्स का तयन किया गया और स्टे जारी की गई। तो बहरहाल यही हमारे आर्टिकल्स बुनियादी हुकूक होते हैं, जिनमें अगर मुतासर होते हैं हम तो हमारा फिर एक मुकदमा बनता है। तो आर्टिकल 8 से स्टार्ट करते हैं कि लॉज इनकन्सिस्टेंट विथ, कोई भी कानून जो कि तफावत नहीं रखता, आर इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू बी वाइड,
या फिर ऐसा कोई भी कानून जो कि बुनियादी हुकूक के ख़िलाफ़ हो वो ख़त्म हो जाएगा, उस पर अमल दरामद नहीं होगा। सब आर्टिकल 1, एनी लॉ, कोई भी कानून, आर एनी कस्टम या रिवाज आर यूजेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ, या कानून के तहत अगर उसका इस्तेमाल हो रहा हो, इन सो फार एज इट इज़ इनकन्सिस्टेंट विद द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस चैप्टर, जो कि इस चैप्टर के तहत अख्तियारात दे रहा हो, शल टू द एक्सटेंड ऑफ सच इनकन्सिस्टेंसी बी वाइड। तो इस तरह के अगर कोई भी इकदाम हो तो वो फिर ख़त्म हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैं आपके साथ एनी लॉ के मुतालिक के मिसाल के तौर पर कोई भी कानून साजी की जाती है वफाकी या सूबाई हुकूमत की जानिब से, जिसमें ये कानून बनाया जाता है कि कोई मखसूस तबका पानी नहीं पिएगा या किसी मखसूस तबके को इस्तेमाल के लिए रोड नहीं दिया जाएगा या आवाम के लिए लोड शेडिंग की जाएगी और किसी ख़ास मखसूस तबके को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दिया जाएगा। तो इस तरह का अगर कोई भी कानून बनाया जाता है या कानून साजी की जाती है तो वो फिर गलत होगा। आर एनी कस्टम, अब कस्टम से मुराद रवाज। अब रवाज हमारे यहाँ मिसाल के तौर पर एक कायम हो जाता है कि भाई एक वनी सिस्टम अगर आपने सुना हो तो वो एक कस्टम था। कस्टम मतलब कि अगर कोई जुर्म करता हो, जुर्म का मुरतकब होता हो, तो वनी एक तरीक़ेकार के तहत उसको राइज किया गया था। बहरहाल उसको फिर बाद में अदालत की जानिब से ख़त्म किया गया। कस्टम से मुराद, अब आगे बढ़ते हैं कि मिसाल के तौर पर मैं अपनी फ़हम व नॉलेज के तहत एक मिसाल देना चाहता हूँ कि अगर कोई वन वे की खिलाफ वर्जी करता है, अब वन वे की खिलाफ वर्जी अगर कोई एक शख्स कर रहा हो तो फिर वो गलत होगा, लेकिन अगर एक से ज़्यादा हर किसी की जानिब से इस तरह का तरीक़ेकार काबिल अमल किया जाता है तो फिर वो एक कस्टम कहलवाएगा। और अगर इस तरह का कोई कस्टम मतलब वन वे की खिलाफ वर्जी है, हालांकि वन वे एक जुर्म में, तो इस तरह का अगर कोई रवाज कायम किया जाता है तो वो ख़त्म हो जाएगा, गलत होगा। आर हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ, या फिर किसी कानून के तहत। अब किसी कानून के तहत मिसाल के तौर पर पुलिस कानून का अपने ताकत का इस्तेमाल करते हुए, कानून को रोनते हुए किसी भी शख्स को उठाकर थाने में बंद कर देती थी, तो इस तरह का अगर कोई इक़दाम किया जाएगा तो उसको ख़त्म या फिर कानून के बरखिलाफ़ तस्वुर किया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, वरना फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मैं आपको मज़ीद एग्जाम्पल्स के साथ ये क्लियर करता चलूँ। बढ़ते हैं आगे। सब आर्टिकल 2, द स्टेट शल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे, कि रियासत की जानिब से, अब रियासत मतलब रियासत से मुराद के सूबाई या वफाकी हुकूमत या फिर कानून साज असेंबली की जानिब से कोई भी कानून नहीं बनाया जाएगा जो कि छीन ले आर एवरेजेस द राइट्स सो कन्फर्ड, या फिर जिनसे हुकूक मुतासर हों, एंड एनी लॉ, या इस तरह का कोई भी कानून मेड इन कंट्रावेशन टू ऑफ दिस क्लॉज, जो कि इस क्लास के बरखिलाफ हो, शल टू द एक्सटेंट ऑफ सच कंट्रावेंशन बी वाइड। तो इस तरह का अगर कोई कंट्रावेंशन मतलब काबिल अमल या काबिल इस्तेमाल बनाया जाता है तो वो ख़त्म हो जाएगा। सब आर्टिकल 3, द प्रोविजंस ऑफ दिस आर्टिकल शल नॉट अप्लाई टू, इस कानून का इतलाक या इस फंडामेंटल राइट्स के जो आर्टिकल है इसका इतलाक नहीं होगा। किस पर? क्लॉज ए, एनी लॉ रिलेटिंग टू मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, कोई भी कानून जो कि हथियारबंद फ़ौज की जानिब से या हथियार फ़ौज की से मिलता जुलता हो या मिल रहा हो, या फिर कोई भी कानून जो कि हथियारबंद फ़ौज के ऊपर अप्लाई हो रहा हो, आर ऑफ द पुलिस आर ऑफ सच अदर फोर्सेस एज आर चार्ज्ड विद द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर फॉर द पर्पज ऑफ इंश्योरिंग द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज़ आर द मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन अमंग देम, कि अगर कोई भी फोर्सेस हो, हथियारबंद फ़ौज हो, नेवी हो, पुलिस हो या फिर मिलिट्री हो या कोई भी इदारा, हवाई फ़ौज, बहरी फ़ौज, तो उस पर इस आर्टिकल का इतलाक़ नहीं होगा। सब आर्टिकल बी, एनी ऑफ द, अब आगे बताया गया है कि किसी की भी जानिब से लॉज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल,
पहले शेड्यूल में जो कानून बताए गए इज इन फोर्स immediately before the commencing day or is amended by any of the laws specified in that schedule, other laws specified in part 1 of first schedule। अगर कोई भी कवानीन जो कि फर्स्ट शेड्यूल और पार्ट 1 में बताए गए हैं जो कि शेड्यूल में मौजूद हैं तो उन पर एंड नो सच लॉ नॉर एनी प्रोविजन देयर ऑफ शैल बी वॉइड, तो वो ख़त्म नहीं होगा ऑन द ग्राउंड दैट सच लॉ आर प्रोविजन इज इनकंसिस्टेंट विथ आर रिपग्नेंट टू एनी प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, तो वो इस बुनियाद पर ख़त्म नहीं होगा कि उसका मैचिंग या फिर उसका प्रोविज़न इस चैप्टर के तहत ना हो। सब आर्टिकल 4 नॉट विथ स्टैंडिंग एनी थिंग कंटेन इन पैराग्राफ बी ऑफ क्लॉज 3 within a period of 2 years from the commencing day, the appropriate legislature shall bring the laws specified in part 2 of the first schedule into conformity with the rights conferred by this chapter, provided that the appropriate legislature may by resolution extend the said period of 2 years by a period not exceeding 6 months। Sub article 5 the rights conferred by this chapter shall not be suspended except as expressly provided by the constitution। के ऊपर आपने देखा होगा कि सब आर्टिकल 3 और 4 में बताया गया है कि इसका इतलाक़ आर्म्ड फोर्सेस या इस तरह की कानून साजी पर नहीं होगा जो कि लाजमन बन रही हो। मज़ीद आगे बताया गया है कि कोई भी कवानीन जो कि इस चैप्टर में मौजूद हैं वो तब तक ख़त्म नहीं होंगे या अमल में तब तक रहेंगे जब तक आइन की जानिब से वाज़े तौर पर बयान नहीं किए गए। बढ़ते हैं आगे। सब आर्टिकल 9 इसको करेक्ट कर लेते हैं कि आर्टिकल 9 सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, शख्सियत का तहफ़्फ़ुज़, किसी शख्स का तहफ़्फ़ुज़ या फिर हिफाजत। No person shall be deprived of life or liberty save in accordance with law। किसी भी शख्स को महरूम नहीं किया जाएगा उसकी ज़िंदगी या उसकी आज़ादी से सवाए कानून को मद्देनज़र रखते हुए। अब कानून को मद्देनज़र रखते हुए किसी शख्स की ज़िंदगी या फिर आज़ादी छीनी जा सकती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स मर्डर कर देता है तो उस सूरत में फिर उसकी ज़िंदगी मतलब ख़त्म की जाती है सज़ाए मौत की सूरत में या उम्र कैद की सूरत में, या किसी शख्स को आज़ादी के बुनियाद पर उसकी आज़ादी छीन ली जाए कि वो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाए। और ये तो नेगेटिव पॉइंट्स थी या फिर पॉजिटिव, और अब इसको मज़ीद हम समझने की कोशिश करते हैं कि सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, किसी भी शख्स मतलब शख्स की हिफाजत। अब शख्स की हिफाजत से मुराद है कि रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो किसी भी शख्स को तहफ़्फ़ुज़ फराम करे। मिसाल के तौर पर अगर किसी भी शख्स से डाकू स्नैचिंग छीना तानी कर रहे हो तो फिर अगर वो 15 पर कॉल कर रहा हो या किसी भी इदारे को मदद के लिए पुकार रहा हो जिसकी ज़िम्मेदारी हो तहफ़्फ़ुज़ फराम करना, तो उसको कानून के पाबंद है कि वो उस शख्स की ज़िंदगी की हिफाजत करे। बहरहाल इस पर अगर आपको मज़ीद बहस करने की ज़रूरत आप समझते हैं तो मुझे आर्टिकल 9 के मुतालिक बताएं, या किसी भी आर्टिकल जो कि पहले हमने डिस्कस किया उसको मज़ीद हम बेहतर तरीके से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और आर्टिकल 9 बाकायदा एक इतलाक़ में आता है कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन में, जब ख़ास करके तब जब हम प्रोटेक्शन लेते हैं आर्टिकल 199 के तहत। पढ़ते हैं आगे आर्टिकल 10 सेफगार्ड्स एज टू अरेस्ट, गिरफ्तारी से तहफ़्फ़ुज़ एंड डिटेंशन या फिर पाबंद सलासल से तहफ़्फ़ुज़। सब आर्टिकल 1 नो पर्सन हु इज़ अरेस्टेड, कोई भी शख्स जिसको गिरफ़्तार किया गया है शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी, उसको पाबंद सलासल नहीं रखा जाएगा विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड, कि उसको बताया जाएगा लाजमी कि उसको क्यों गिरफ़्तार किया गया है, एज सून एज मे बी, जितना जल्दी हो सके, ऑफ द ग्राउंड्स फॉर सच अरेस्ट, कि उसको किस बुनियाद पर गिरफ़्तार किया गया है, नार शैल ही बी डिनाइड द राइट टू कंसल्ट, और उसको तहफ़्फ़ुज़ होगा या फिर उसको उसके
तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसको इजाज़त दी जाएगी एंड बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस, कि अगर वो अपनी रज़ामंदी या अपनी खुशी से किसी भी वकील या लीगल प्रैक्टिशनर एडवोकेट से या जो कि कानून की प्रैक्टिस कर रहा हो उसको हक हासिल होगा जिस शख्स को गिरफ़्तार किया गया हो, तो उसको इस तरह का हक होगा कि वो अपना सलाह मशवरा किसी कानूनदान से करे। सब आर्टिकल 2, एवरी पर्सन हु इज़ अरेस्टेड, हर शख्स जो कि गिरफ़्तार किया गया हो, एंड डिटेन्ड इन कस्टडी, जिसको गिरफ़्तार करके कैद किया गया हो, शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश किया जाएगा विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर ऑफ सच अरेस्ट, गिरफ्तारी के बाद, एक्सक्लूडिंग द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट, जब तक कि वो अगर सफ़र में हो, टू द कोर्ट ऑफ द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट, कि अगर वो सफ़र में हो तो अपने करीबी मैजिस्ट्रेट के पास उसको पेश किया जाएगा। एंड नो सच पर्सन शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी बियॉन्ड द सेड पीरियड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ अ मैजिस्ट्रेट, किसी भी शख्स को 24 घंटे से ज़्यादा या जो कि पीरियड मुकर्रर किया गया हो उससे ज़्यादा मैजिस्ट्रेट के पास पेश करने से इनकार नहीं किया जाएगा या नहीं किया जा सकता। सब आर्टिकल 3, नथिंग इन क्लॉज 1 and 2 शैल अप्लाई टू एनी पर्सन हु इज़ अरेस्टेड और डिटेन्ड अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन, किसी भी शख्स को या किसी भी शख्स की गिरफ्तारी पर आर्टिकल 1 and 2 का इतलाक नहीं होगा जिसको नज़रबंद के तहत गिरफ्तार किया गया हो, नज़रबंदी के तहत। सब आर्टिकल 4, नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन, कोई भी कानून जो कि नज़रबंदी की इजाज़त दे रहा हो, शैल बी मेड, बनाया नहीं जाएगा, एक्सेप्ट टू डील विद पर्सन एक्टिंग इन अ मैनर, कि उस शख्स के लिए बनाया जाएगा जो कि इस तरह के अगर कोई इक़दाम करता हो या कर रहा हो जो कि प्रीजुडिशियल टू द इंटीग्रिटी, जो कि इज़्ज़त आबरू के ख़िलाफ़ हो, सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ के ख़िलाफ़ हो, और डिफेंस ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के ख़िलाफ़ हो, आर एनी पार्ट देयर ऑफ, या किसी एक हिस्से के, आर एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान, या फिर पाकिस्तान के मामलात, बैरूनी मामलात को ख़तरा हो, आर पब्लिक ऑर्डर, या फिर कोई अवामी अमन में खलल डालने की कोशिश करे, आर द मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज़, या फिर इस तरह की कोशिश करे, आर सर्विसेज या खिदमात अंजाम दे, एंड नो सच लॉ शैल अथोराइज द डिटेंशन ऑफ अ पर्सन फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 3 months, कि अगर ऐसे किसी भी शख्स को गिरफ़्तार किया गया हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने के लिए नज़रबंद किया जाएगा, अनलेस द एप्रोप्रिएट रिव्यू बोर्ड, जब तक कि रिव्यू बोर्ड की जानिब से हेज़ आफ्टर अफोर्डिंग हिम एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, कि जब तक उसको सुना नहीं जाएगा, रिव्यूड हिज केस एंड रिपोर्टेड, और उसका केस रिव्यू और रिपोर्ट किया जाएगा बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द सेड पीरियड, 3 महीने से पहले, दैट देयर इज़ इन इट्स ओपिनियन, कि अगर रिव्यू बोर्ड के ख्याल के मुताबिक सफिशेंट काज फॉर सच डिटेंशन, इस तरह के अगर ज़रूरत बनती है पाबंद सलासल रखने की या फिर नज़रबंद रखने की, एंड इफ़ द डिटेंशन इज़ कंटिन्यूड आफ्टर द सेड पीरियड, और 3 महीने के बाद भी पाबंद सलासल या फिर गिरफ्तारी रखने की ज़रूरत है ऑफ 3 months से 3 महीने से ज़्यादा, अनलेस द एप्रोप्रिएट रिव्यू बोर्ड हैज़ रिव्यूड, जब तक कि रिव्यू बोर्ड की जानिब से रिव्यू नहीं किया जाता हिज केस एंड रिपोर्टेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ ईच पीरियड ऑफ 3 months से 3 महीने से पहले, देयर इज़ इन इट्स ओपिनियन सफिशिएंट काज फॉर सच डिटेंशन, कि जब तक रिव्यू बोर्ड इजाज़त नहीं देता तब तक 3 महीने से ज़्यादा किसी को भी नज़रबंद या पाबंद सलासल नहीं रखा जा सकता। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं कि इन दिस आर्टिकल द एप्रोप्रिएट रिव्यू बोर्ड मीन्स, रिव्यू बोर्ड के माना होंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ये आर्टिकल बाकायदा एक इतलाक़ में आता है जिसको हम अदालत में आइनी दरख्वास्त के सूरत में दाखिल करते हैं और इतलाक़ करवाते हैं कि किसी भी शख्स को गिरफ़्तार या फिर पाबंद सलासल रखने का जो तरीक़ेकार है वो आइन में बताया गया है, और इसी
सेफगार्ड इज़ टू अरेस्ट एंड डिटेंशन के जो अल्टरनेट है वो सीआरपीसी में बयान किया गया है कि किसी भी शख्स को अगर गिरफ्तार किया जाएगा तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये बाकायदा मैंने हाईलाइट किया हुआ है और बेहतर से बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। बढ़ते हैं आगे। इन द केस ऑफ अ पर्सन डिटेन्ड अंडर अ फेडरल लॉ, कोई भी शख्स अगर वफाकी कानून के तहत बंद किया जाता है, पाबंद सलासल या फिर कैद में रखा जाता है, अ बोर्ड अपॉइंटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बोर्ड कायम की जाएगी एंड कंसिस्टिंग ऑफ अ चेयरमैन, जो कि चेयरमैन पर मुश्तमिल होगी, एंड 2 अदर पर्सन, और दो दूसरी शख्सियतें भी उसका हिस्सा बनेंगी। ईच ऑफ होम इज़ आर हैज़ बीन अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और अ हाई कोर्ट, जिसका जो मेंबर होगा वो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट का जज रहा होगा। इन द केस ऑफ अ पर्सन डिटेन्ड अंडर अ प्रोविंशियल लॉ, अगर सूबाई कानून के तहत किसी को नज़रबंद किया जाता है तो या फिर कैद में रखा जाता है, अ बोर्ड अपॉइंटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कंसर्न एंड कंसिडरिंग for chairman and 2 other persons, each of whom is or has been a judge of high court। फिर वो जो रिव्यू बोर्ड के सरबराह होंगे वो हाई कोर्ट या फिर बल्कि हाई कोर्ट के जज होंगे। मतलब जब रिव्यू बोर्ड बनाई जाएगी तो उसके जो सरबराह होंगे और चेयरमैन वो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुकर्रर किए जाएंगे, और अगर सूबाई कानून के तहत सूबाई नज़रबंदी की जाती है तो उस सूरत में फिर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या जो दीगर जज साहिबान हैं वो इस रिव्यू बोर्ड का हिस्सा होंगे या मेंबर होंगे। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। और उसके बाद सब आर्टिकल 5, एनी पर्सन इज डिटेन इन परसुएंस ऑफ एन ऑर्डर मेड अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन, द अथॉरिटी मेकिंग द ऑर्डर शैल विद इन 15 days फ्रॉम सच डिटेंशन कम्युनिकेट टू सच पर्सन द ग्राउंड्स ऑन विच the order has been made and shall afford him the earliest opportunity of making a representation against the order, कि अगर कोई भी इस तरह के इल्ज़ामात के बाद कोई एक आर्डर होता है तो फिर 15 दिन के अंदर अंदर उस शख्स को जिसको डिटेन किया गया है उसको बताया जाएगा कौन से ग्राउंड्स के बिहा पर या कौन से ग्राउंड्स को मद्देनज़र रखते हुए नज़रबंद किया गया है, तो उसको बताया जाएगा और उसके आर्डर को वो रिप्रेजेंटेशन की बिल्कुल इजाज़त होगी। प्रोवाइडेड दैट द अथॉरिटी मेकिंग सच ऑर्डर में रिफ्यूज़ टू डिस्क्लोज फैक्ट्स, अगर इस तरह के रिव्यू बोर्ड की जानिब से कोई भी आर्डर किए जाते हैं तो वो हकायक बयान नहीं कर रहे, विच सच अथॉरिटी कंसिडर्स टू बी अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट टू डिस्क्लोज, तो इस तरह के जो हकायक अगर वो नहीं बताना चाहें आवाम को इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, तो उसको एग्जेम्पशन मतलब इस्तिस्ना हासिल होगी। सब आर्टिकल 6, द अथॉरिटी मेकिंग द ऑर्डर शैल फर्निश टू द एप्रोप्रिएट रिव्यू बोर्ड ऑल डॉक्यूमेंट्स रिलेवेंट टू द केस अनलेस अ सर्टिफिकेट साइंड बाय अ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट कंसर्न टू द इफेक्ट दैट इट इज़ नॉट इन द पब्लिक इंटरेस्ट टू फर्निश एनी डॉक्यूमेंट्स इज़ प्रोड्यूस्ड, के रिव्यू बोर्ड की जानिब से सूबाई या वफाकी हुकूमत की जानिब से एक नुमाइंदा मुकर्रर होगा जो कि उस पर सिग्नेचर करेगा, और उस पर अगर किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ रही हो जो कि अवामी मफाद के हक़ में हो या ख़िलाफ़ हो तो इस तरह का फ़ैसला करने की सख्त ताकत रखेगा। विद इन अ पीरियड ऑफ 24 months commencing on the day of his first detention in pursuance of an order made under a law providing for preventive detention, no person shall be detained in pursuance of any such order for more than a total period of 8 months। मतलब अगर किसी शख्स को नज़र बंद किया जाएगा, पाबंद सलासल किया जाएगा, तो उसका दरमियाना 8 महीने से ज़्यादा नहीं होगा। Provided that this clause shall not apply to any person who is employed by or works for or acts on instructions received from the enemy। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ मज़ीद बताया गया है, इसको अगर मैं रीड करूँगा तो फिर मज़ीद वीडियो बड़ी हो जाएगी। बहरहाल सब आर्टिकल 8, द रिव्यू
अप्रोप्रिएट रिव्यू बोर्ड शैल डिटरमाइन द प्लेस ऑफ डिटेंशन ऑफ द पर्सन डिटेन, कि अगर किसी भी शख्स को नज़रबंद किया जा रहा हो तो उसकी जगह का तयन भी रिव्यू बोर्ड ही करेगी। सब आर्टिकल 9, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी पर्सन हु फॉर द टाइम बिंग इज एन एनिमी एलियन, के इस आर्टिकल का इतलाक किसी ऐसे शख्स पर नहीं होगा जो कि रियासत पाकिस्तान का दुश्मन हो या फिर दुश्मन एजेंट हो या कोई भी। आप कुलभूषण जाधव आप देख सकते हैं, उस पर आर्टिकल 10 सब आर्टिकल 9 का इतलाक होता है कि अगर किसी भी शख्स को किसी ऐसी जगह पर रखना जो कि रियासत के मफाद में नहीं, तो इसको खुफिया ही रखा जाएगा। और मज़ीद आगे बढ़ते हैं, आखिरी सब आर्टिकल 10A के मुतालिक डिस्कशन करते हैं, फिर बाद में इस वीडियो को एंड करते हैं, वाइंड अप करते हैं। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आर्टिकल 10A, राइट टू फेयर ट्रायल, शफाफ ट्रायल के लिए शफाफ ट्रायल का हक, शफाफ कानूनी तरीक़ेकार का हक। शफाफ कानूनी तरीक़ेकार का से मुराद के जिस कानून के तहत अगर किसी का मुकदमा चलाया जा रहा हो तो उसको हक हासिल है कि उसका शफाफ तरीके से मुकदमा सुना जाए। फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ हिज सिविल राइट्स, किसी भी शख्स के सिविल दीवानी हुकूक एंड ऑब्लिगेशंस या जिम्मेदारियां आर इन एनी क्रिमिनल चार्ज, या किसी भी फौजदारी चार्ज अगेंस्ट हिम जिस शख्स के खिलाफ लगाई जा रही हो या फिर क्रिमिनल या सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट की जा रही हो, अ पर्सन शैल बी, इस तरह के शख्स को इंटाइटल टू अ फेयर ट्रायल, तो शफाफ मुकदमे की सुनवाई का हक होगा, एंड ड्यू प्रोसेस, और ड्यू प्रोसेस का हक हासिल होगा। अब यहाँ से अगर मैं आपको मिसाल देना चाहूँ तो इंटाइटल टू फेयर ट्रायल के मतलब उसको बाकायदा कानून के तकाज़ों को पूरा करते हुए मद्देनज़र रखा जाएगा। और ड्यू प्रोसेस के मतलब से मुराद है कि अगर किसी के ख़िलाफ़ सिविल केस है तो उसको नोटिस देना लाजमी होगा, या क्रिमिनल केस हो या जो भी हो तो बहरहाल उसको बताना लाजमी होगा, या फिर इस तरह के इक़दाम जो कि कानून की जानिब से लाजमी अमल दरामद हो तो उस पर अमल दरामद किया जाएगा। अगर इसकी खिलाफ वर्जी की जाती है तो ये आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी होगी और इस तरह का मुकदमा फिर खारिज हो जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, कानून पर खुद भी अमल करें, दूसरों को भी ताकीद करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं कि मैं आपको किस तरह से मज़ीद रहनुमाई कर सकता हूं। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहें तो मेरा मोबाइल नंबर 0315341146 पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक पाकिस्तान जिंदाबाद।